हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके जो अध्याय 3 हैं नियोजित विकास की राजनीति, वह लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर को एक रिवीजन करवाया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड है तो वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। साथ में पाठ आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, तो जब पाठ पढ़ने और एमसीक्यू देखने के बाद एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करनी है तो ये वीडियो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जो दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो नियोजित विकास में राजनीति, विकास की राजनीति। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग, विकास, डेवलपमेंट। तो कोई भी राजनीति है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब प्लानिंग के साथ की जाए। तभी चैप्टर का नाम नियोजित विकास की राजनीति। देश आज़ाद हो गया, इससे पहले हमने पढ़ा, और रजवाड़ों को इंडिया में शामिल कर लिया। देश में 3 आर्थिक समस्याएं थी, 3 महत्वपूर्ण समस्याएं थी, राष्ट्र निर्माण की, लोकतंत्र की, सबका विकास की, वो भी पूरी कर ली। तो इसके बाद आता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। तो 1950 में जब पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद नेताओं ने सोचा कि देश में कैसा विकास करना है, तो उसके लिए प्लानिंग की गई। तो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर से डिटेल से पढ़ेंगे, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको नियोजन का मतलब बताता हूँ। नियोजन क्या होता है? नियोजन का आशय होता है उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग और भविष्य की योजना बनाना, और नियोजन के माध्यम से वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसे आप पेपर से पहले प्लानिंग करते हो कि हाँ, एक दिन मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, एक दिन मैं वो चैप्टर पढ़ूंगा, सेम उसी प्रकार नियोजन का जो अर्थ होता है वो होता है कि उपलब्ध संसाधनों का, जो रिसोर्स आपके पास उपलब्ध हैं, उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग, यानी सबसे बेस्ट प्रयोग से, ताकि भविष्य की योजना बना सकें। और उस योजना के माध्यम से हम क्या करते हैं? उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी देश के विकास के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नियोजन करते हैं कि प्री प्लान, यानी कि किसी भी क्रिया को करने से पहले पूर्व धारणा बना लेना, पूर्व नियम और पूर्व चरण बना लेना ही नियोजन कहलाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, इनको पढ़ते रहेंगे। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, पॉइंट को पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा इजीली। अब हम ये वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। यानी हमारे देश का जो विकास था वो किस पे रहा कि आर्थिक रूप से सब विकसित बने, कोई गरीब ना रहे, कोई इतना अमीर भी ना हो जाए। ये आर्थिक समृद्धि में आ गया। और आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी लोगों से भेदभाव ना हो, उनसे ऊंच नीच का मामला ना हो, सभी को रोजगार मिले, सभी को अवसर मिले। तो आज़ादी के बाद जितने भी नेता थे सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक समृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही महत्वपूर्ण थे। क्यों थे? क्योंकि देश का विकास तब होगा जब लोगों में भेदभाव नहीं रहेगा, गरीबी अमीरी ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी सब नॉर्मल रहेंगे। तो अगले पॉइंट पे विचार करते हैं हम। तो इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति, किसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, न्याय, ये सब चाहिए हमें, तो किसके भरोसे छोड़ा जाए? तो व्यवसाय, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते देश को। सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। तो सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे ज़्यादा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भूमिका निभानी पड़ी। इस पर सब सहमत थे। यानी कि जो आर्थिक विकास था, आर्थिक नियोजन का क्या है कि भविष्य उपलब्ध संसाधनों को इस ढंग से प्रयोग करना कि आर्थिक विकास और आर्थिक सामाजिक न्याय बढ़ सके। ठीक है, तो आर्थिक विकास और आर्थिक सामाजिक न्याय का अर्थ पता है आपको? आर्थिक विकास मतलब कि दौलत या अर्थ के क्षेत्र में, यानी पैसे के क्षेत्र में सभी समान हो, कोई ज़्यादा ही गरीब ना हो, कोई ज़्यादा ही अमीर ना हो। और आर्थिक सामाजिक न्याय का मतलब है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ सबकी बराबरी हो। तो उसके लिए कहा कि हम केवल इस सारा सिस्टम व्यवसायी, उद्योगपति, किसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, सरकार को भूमिका निभानी होगी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया इन्होंने? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को, जब आज़ादी हुई तो हम पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन को विकसित देश मानते थे। तो इसने बोला है कि आज़ादी के वक्त
विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। और आधुनिक होने का मतलब है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। जैसे अगर कोई बंदा जीन्स पहन रहा है, हम बोलेंगे मॉडर्न बंदा है, कोई कुर्ता पजामा पहना है तो भाई बहुत गांव का बंदा होगा, है ना। तो इस तरीके से आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना जो स्केल था वो पश्चिमी देशों को माना जाता था। और आधुनिक होने का अर्थ क्या था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना या दिखना। तो विकास, हमारे सामने विकास के दो मॉडल थे। कौन कौन से? ये आएगा विकास के कितने मॉडल थे? दो। पहला उदारवादी और यानी पूंजीवादी, और दूसरा समाजवादी। तो पहला उदारवादी। उदारवादी क्या होता है कि सरकार किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करती, फ्री छोड़ दिया है, यानी इस बाजार को फ्री छोड़ दिया गया है। और समाजवादी की सरकार ही सब कुछ फैसले लेती है। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों के गुणों को समावेश था। ठीक है, विकास के दो मॉडल थे, ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सा? उदारवादी यानी कि पूंजीवादी, और दूसरा समाजवादी। भारत ने कौन सा अपनाया? भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने, ठीक है, गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। यानी कि नेताओं ने ये क्या कहा कि देश में गरीबी मिटाने और आर्थिक विकास का सारा किसके पास होगा? भारत सरकार के पास होगा। तो भारत सरकार ने इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। चैप्टर बहुत आसान है। नियोजित का मतलब समझ में आ गया आपको कि प्लानिंग करना। और नियोजित प्लानिंग कब करते हैं? जब संसाधन कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो। जैसे कि मान लो लैंड तो बहुत बहुत कम है हमारे देश में, ज़मीन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत पॉपुलेशन होगी, तो हम अब 15-15, 10-10 बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं और एक एक फ्लोर पे एक एक परिवार रह रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब दिक्कत ये थी कि किसको प्राथमिकता दी जाए, यानी ये देश की आज़ादी के बाद किस में ज़्यादा पैसा लगा जाए, कृषि अथवा उद्योग, किसे प्राथमिकता दी जाए। तो ये इसमें बहुत मतभेद उठे। ठीक है, तो चैप्टर देखो एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फटाफट समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है? यह है कि उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग, और आज़ादी के बाद जो लक्ष्य क्या था? आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय। और इसके लिए सरकार को भूमिका निभानी पड़ी। और आर्थिक विकास का मतलब क्या था? कि पश्चिमी की तरह दिखना। ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब पश्चिम की तरह दिखना, ये सब थे। अब 1944 में घटना घटी, ये आपका परीक्षा में आएगा, जरूर आएगा, कि 1944 में उद्योगपति को एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। 1944 में उद्योगपतियों ने मिलकर एक मीटिंग करी, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है कि बॉम्बे मीटिंग हुई थी। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कहाँ लगाए? उद्योग धंधे में। तो 1944 में बॉम्बे प्लान की मीटिंग, इसमें कौन शामिल थे? उद्योगपतियों का एक समूह। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उद्योगपतियों का एक समूह जब इकट्ठा हुआ वो किस प्लान के अंतर्गत आता है? तो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत आता है। कब हुआ? 1944 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना मार्च 1950 में की गई और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, अब इसका नाम नीति आयोग बन गया है, नीचे वाले पॉइंट में देखेंगे। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने और 1 जनवरी, नीचे वाला पॉइंट, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, ये आएगा कि योजना आयोग को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से पुकारा जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान में भी वही हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का मतलब है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और कब लागू हुआ ये भी होना चाहिए। किसने लागू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वर्तमान में उपाध्यक्ष। देखो, जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, भले ही मोदी जी हो, भले कोई और आ जाए, लेकिन उपाध्यक्ष एक पद है सरकारी, उसको नियुक्त किया जाता है, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको 3 चीज़ समझ में आई होंगी। एक तो योजना आयोग की स्थापना और ये वाला, और एक बॉम्बे प्लान आ गया होगा, बिल्कुल ईजी। और नियोजित विकास के लिए लोगों ने क्या क्या ऑप्शन दिए कि भाई पश्चिम की तरह दिखेंगे तो हम रईस माने जाएंगे। ठीक है, तो हमने पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाई है? यह है सोवियत संघ से अपनाई गई है।
सोवियत संघ की तरह भारत ने योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। यानी हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ से ली गई हैं। अच्छा, होता क्या ये पंचवर्षीय योजना होता है कि आने वाले 5 सालों में हमें क्या क्या करना है, कितनी इनकम आ सकती है, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हो सकता है। कंफर्म नहीं कि यही होगा, हम योजना बनाते हैं। जैसे कि भाई परसों हमारा अगर पेपर हो तो भाई आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। अब जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे ही पढ़ो, 5-6 घंटे भी पढ़ सकते हो और 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो योजना आयोग कोई सरकारी संस्था नहीं है। एक ये भी याद रखना कि योजना आयोग सरकारी वो नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। सरकारी तो संविधान के अनुसार योजना आयोग की स्थापना नहीं की गई। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको बताया गया कि पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है। अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना, कि 5 साल में इतनी आमदनी हो सकती है, इतना खर्च हो सकता है। पहले पंचवर्षीय योजना 1950 से यानी 50-51 से 56 के बीच रही। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी ये याद रखना, ये जरूर आता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब रही? 1950-51 से 56। इसमें कृषि पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? कृषि पर। बांध बनाए गए, बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नंगल बांध पहले पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया। ठीक है, तो इसके एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि पंचवर्षीय योजना प्रथम कब से कब रही? तो 1951 से 1956 के बीच रही। इस पर कृषि पर जोर था और बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, और भाखड़ा नंगल बांध एक इनमें से एक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसमें उद्योग पर जोर दिया गया। किस पे? पहली पे कृषि, दूसरे पे उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई थी? पीसी महालनोबिस ने। ये भी नाम आएगा, पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी, तैयार की थी। ठीक है, ये आपको नोट करना है, लर्न करना है। वीडियो को पॉज कर लें और इस पॉइंट को याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। विकास का केरल मॉडल। भाई आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, बीमारी कम होती है यहाँ पर। तो इसके बारे में कि केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। यानी केरला देश का एक ऐसा देश है जहाँ पे इस विकास मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से लागू किया गया और बहुत तरक्की भी हुई। तो वहाँ पे क्या क्या विकास का मॉडल था? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, ये सब। ठीक है, हाँ जी, जे सी कुमारप्पा के बारे में पढ़ते हैं। जे सी कुमारप्पा जो गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, जे सी कुमारप्पा, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। हाँ, जे सी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना यानी ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाएंगे तो पॉपुलेशन शहर में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक ये भी आता है। और एक चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को, तो कुछ लोगों ने कृषि को मेन माना, किसी ने उद्योग को मेन माना। तो पूरी लड़ाई इसी चैप्टर में इसकी रही है, किसको महत्व दें। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, भूमि सुधार वाले के पॉइंट की ओर। कि भूमि सुधार के अंतर्गत क्या क्या किया गया, ये आएगा कि सरकार ने भूमि सुधार में क्या क्या कार्य किया। तो बच्चों आपको बताना है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति करी, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ किया, चकबंदी कहते हैं। तो चकबंदी मतलब छोटी छोटी जमीन को एक साथ करना। और काश्तकार जो किसी दूसरे की जमीन में बटाई कर रहे थे उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की। भूमि स्वामित्व सीमा, जैसे कि एक किसान इतनी ही भूमि रख सकता है, इतने की पूरा राज्य खरीद ले वो। जैसे अब मान लो अंबानी के पास इतना पैसा है, पूछे मत। ये थोड़ी ना कि उसके बाद दिल्ली खरीद लेगा, पूरी खरीदने की औकात है उसकी, वो खरीद सकता है, दिल्ली मुंबई सब खरीद सकता है, लेकिन रूल्स बना रखे हैं। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना यानी चकबंदी, और किसी दूसरे की जमीन पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए नियम बनाएगा कि भाई उनका शोषण ना किया जाए। 1960 में खाद्य संकट आया तो हरित क्रांति आ गई भाई। 1960 के दशक में सूखा अकाल पड़ा, कृषि की दशा बद से बदतर हो गई और खाद्य संकट से गेहूं बाहर देशों से मंगवाना पड़ा। इतनी बुरी हालत हो गई कि इंडिया को बाहर देशों से गेहूं मंगवाना पड़ा। तो इसके लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति लेकर आए। कौन सी लेकर आए? हरित क्रांति लेकर आए। तो हरित क्रांति में क्या था बेटा? अच्छी किस्म के बीज अपनाए गए, और जहाँ पर यानी कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति अपनाई, उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहाँ पर सिंचाई मौजूद है और किसान ज़्यादा हैं। ठीक है, और सरकार ने क्या किया इसके लिए?
सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधाजनक अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया, यानी कि बहुत कम कीमत पर ये सब उपलब्ध करवाया। क्या क्या? HYV बीज होता है ना बेटा, HYV बीज, हाई यील्डिंग सीड्स, यानी सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई के साधन और अन्य जो भी सामग्री थी वो अनुदानित मूल्य पर मुहैया करानी शुरू कर दी। उपज को एक निर्धारित मूल्य पर MSP, जिस पे अभी किसान धरना दे रहे हैं ना इंडिया में, दिल्ली में, तो MSP लागू की गई कि हम एक न्यूनतम कीमत पर किसानों से खरीद लेंगे। इन प्रयासों को हरित क्रांति कहा गया और हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, यानी हरित क्रांति के जनक का नाम आएगा परीक्षा में तो MS स्वामीनाथन का नाम हम पुकारेंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में बहुत अमीर लोग हो गए। तो देखो जितने भी अमीर हैं, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज वाले, वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके ही हैं। इससे कुछ नेगेटिव भी पड़ा। क्या नेगेटिव पड़ा? कि क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता बढ़ी। मतलब भाई पश्चिमी यूपी के तो अमीर हो गए और पूर्वी यूपी के तो गरीब हो गए। पंजाब हरियाणा के लोग तो अमीर हो गए, बाकी देश के गरीब हो गए। हरित क्रांति से गरीब किसान व बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ा। जो किसान गरीब था, जिसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो कम कीमत पर भी खरीद सकें अच्छे माल को, वो और गरीब हो गए, और जो किसान थोड़े चालाक थे वो बहुत रईस हो गए। अब पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। दूध से जुड़ी क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन, आप अमूल दूध पीते हैं, अमूल कंपनी के संस्थापक वर्गीस कुरियन ही हैं। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजराती सहकारी दुग्ध वितरण परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत करी। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े, यानी 25 लाख जो जिनके पास गाय भैंसें थी वो एक्स्ट्रा दूध को अमूल कंपनी को बेचा करते थे, और इसको श्वेत क्रांति कहा गया। तो ये भी आएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। हरित क्रांति खेती से। तो बेटा मेन इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बन सकते हैं कि बॉम्बे प्लान 1944 में आया, पहले पंचवर्षीय योजना 1951-56 में लागू हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में, कौन इसका कार्यकर था? तो PC महालनोबिस थे। ठीक है, ये सब ही क्वेश्चन बनेंगे। इसे चैप्टर को बस एक बार रिवीजन करनी है आपको और कुछ नहीं करना। और जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ वो याद कर लो बेटा, ये आएगा परीक्षा में कि हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से, पीली तिलहन से, नीली मत्स्य से, मछली उत्पादन से, नीली क्रांति, मछली नीली होती है इसलिए। ये सब क्रांतियां हैं, इनको याद करना है, इनको तो याद करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन से और नीली क्रांति मत्स्य से। ठीक है, योजनाएं भी याद करनी है। पहली योजना कृषि विकास, दूसरी औद्योगिक विकास, तीसरी में ये सब। ठीक है, खाद्य आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी उन्मूलन तीसरी में। तो बस यही मेन पार्ट का सार है जो अपने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो वीडियो में, जो टफ भी लग रहा होगा आपको, तो मेन सार यही है। ये पूरी अभी तक मेरे ख्याल से 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद नहीं हुई। तो देखो चौथी में, पांचवी, ये सब आपको रीड करना है कि चौथी में क्या हुआ? उत्पादन वृद्धि, आर्थिक स्थिरता बढ़ी। पांचवी में गरीबी को दूर करने के लिए। छठी में ऊर्जा संसाधन। आठवीं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये आएगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 12 पंचवर्षीय। कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। उसके बाद नीति आयोग बन गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिखागा किसने तैयार किया? PC महालनोबिस ने तैयार किया। ठीक है, तो जॉइनिंग का मतलब क्या है? खेती करना। ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप चैप्टर को रीड करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आई और लगा कि भाई कुछ ज्ञान बढ़ा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो MCQ उसका लिंक दे रहा हूँ, तो चैप्टर को देखने के बाद MCQ कर सकते हैं। ठीक है, तो NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।